हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे, चैप्टर है अपना फिजिक्स का ऑसिलेशन, उसका एक और लेक्चर कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है स्प्रिंग और उससे रिलेटेड ऑसिलेशंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्प्रिंग्स में बहुत सारे केसेस यहाँ पे आज क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो अपना जो पहला केस है वो है वाइब्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या है, अपने पास एक स्प्रिंग है, क्लियर। तो मान लेते हैं ये अपने पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्प्रिंग रखी है और इस पे एक मास कर दिया अटैच। ठीक है, और ये है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर। ये पोजीशन ए मान लेते हैं इसकी और ये पोजीशन बी मान लेते हैं। अब इस पे हम फोर्स लगाते हैं, इसका मास है m, राइट। अब जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसको हमने स्ट्रेच करा राइट साइड में, तो ये हमने स्ट्रेच करा राइट साइड में, तो इसने डिस्प्लेसमेंट लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो पहले हमने क्या करा कि लेट बॉडी बी पुल टुवर्ड्स right through a small distance x। ठीक है, x होगा। तो अब क्या होगा, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करेगा, इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पे क्या होगी, अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, इलास्टिक नेचर होता है किसी भी स्प्रिंग का, है ना। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस restoring force comes into play due to its elastic nature। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा है। इसमें एक चीज हमने ये भी पढ़ी है कि जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उतनी ज्यादा हमारी क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे जनरेट होती है ना। इट मींस जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एक्स के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है स्प्रिंग कांस्टेंट के, और माइनस हमारा बताता है कि जो डायरेक्शन है वो फोर्स की मीन पोजीशन की तरफ है ना। अब ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो इट मींस इट विल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। और अगर ये एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड भी होगा, और टाइम पीरियड होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर और अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर, राइट। इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। चलिए, अब इनर्शिया फैक्टर तो है अपने पास m और स्प्रिंग फैक्टर हो गया k, तो टाइम पीरियड का बन गया अपने पास ये फॉर्मूला। अब टाइम पीरियड है तो इसके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मींस 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा पहला केस जो सबसे इजी है। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली ये वाला तो हम जो है वर्क एनर्जी चैप्टर में भी पढ़ के आ रखे हैं। ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट है ये वाला। चलिए इसको कर लीजिए। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेशन, हमें किस में करनी है, वर्टिकल स्प्रिंग में। स्प्रिंग कैसे है, वर्टिकल, पहले कैसी थी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये देखिए इनिशियल पहले केस लेता हूं। ये एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मली स्प्रिंग है। ठीक है, ये विदाउट अभी तक इस पे कोई भी किसी टाइप का लोड नहीं लगा हुआ है। ये हमने इसकी इक्विलिब्रियम बना ली, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने क्या करा, इस पे क्या कर दिया, एक मास अटैच कर दिया, जिस पे m मास अटैच कर दिया, जिसकी वजह से ये l लेंथ स्ट्रेच कर गई। तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, F1।
है ना। एल लेंथ है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने मान ली F1। स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसका K, है ना, क्योंकि हमने ये क्या करा, ये तो चेंज की ही नहीं है स्प्रिंग। तो क्या होगा, लेट क्या है F1 बी रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग when stretching length L, या when stretched to length L। ठीक है, तो यहां से जो कॉन्सेप्ट बनेगा तो बनेगा F1 इक्वल्स टू माइनस के एल, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। F1 इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, माइनस के इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस के एल बन गया अपने पास। अगर इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, एज द सिस्टम इज इन, अभी पूरा सिस्टम देखिए इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये m मास हमने इस पे लगाया तो यहाँ हो गया mg, राइट। तो जो और F1 है ऊपर, देखिए F1 ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ, तो ऐड होके कितना आएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब 0। तो F1 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस mg। अब F1 की वैल्यू है माइनस के एल, माइनस के एल इक्वल्स टू माइनस mg, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, mg बाय, इसे इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, अब अगला केस क्या अपने पास, कि ये थोड़ा सा और स्ट्रेच करिए यहां तक, है ना, इसको थोड़ा सा हम सरका देते हैं, रुकिए, ये थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेच करिए और यहां तक। ठीक है, इसके रेफरेंस में ये लेंथ थी L, तुमने मान लिया y डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेच कर गई है, तो फोर्स क्या होगी, चेंज हो जाएगी। देखिए हमने पढ़ा था जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होती है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, सिंपल सा फंडा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L प्लस वाई, यहाँ तक L था, y और स्ट्रेच कर गया, तो हमने मान लिया कि F2 जो है ये भी क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, किसके लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट L प्लस वाई। तो इसके अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स हो गई F2 इक्वल्स टू माइनस के L प्लस वाई, राइट। ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। माइनस के तो एज इट इज रहेगा क्योंकि स्प्रिंग तो बदली नहीं है, स्प्रिंग वैसी की वैसी है, तो उसका कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, बस डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है तो फोर्स चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है, यहाँ की जो रिस्टोरिंग फोर्स और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या ये दोनों इक्वल होगी, कभी इक्वल नहीं होगी। एसएचएम में हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ती है, डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स कम है, तो ये फोर्स ज्यादा होगी ये कम होगी अपने पास, तो हमें क्या निकालना है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स उसको मान लेते हैं F, कैसे निकलेगा, F2 में से माइनस करेंगे F1, है ना, F2 में से F1 माइनस कर दूंगा तो इतने में से ये इतनी माइनस करूंगा तो ये निकल जाएगी इतने वाले की, राइट। तो F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के एल प्लस वाई, इसकी वैल्यू है माइनस माइनस के एल, राइट। चलिए वैल्यू ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस के एल माइनस के वाई माइनस माइनस प्लस के एल, ये इससे कैंसिल, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गई माइनस के वाई। अब यहां से देखिए जरा, इस पे नजर मारिए, माइनस के वाई, एफ इक्वल्स टू माइनस के वाई का मतलब क्या होता है कि के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, है ना। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो इट मींस क्या है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो इट मींस इट विल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो ये पूरा सिस्टम एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। और अगर सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो इट मींस उसके पास टाइम पीरियड भी होगा, और टाइम पीरियड होगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना। तो अगर ये एसएचएम कर रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे,
टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, है ना, इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। चलिए टाइम पीरियड 2 पाई m एज इट इज, k की वैल्यू कितनी आई थी, तो देखिए k की वैल्यू ये आई थी अपने पास, ये mg बाई l, है ना। k की जगह हम क्या पुट करेंगे, mg बाई l, l ऊपर गया, m से m कैंसिल, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू आ गया अपने पास 2 पाई अंडर रूट l बाय g। क्लियर, टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g, ऊपर चला गया और l नीचे, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। चलिए एक बार इसको नोट कर लो आप लोग। अब है अपने पास ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑसिलेशंस, ठीक है, वो भी कैसे, जब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो। अब स्प्रिंग जो है वो कई टाइप से हमारे पास कॉम्बिनेशन में हो सकती है। पहला केस यहाँ ले लेते हैं कि मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली पैरेलल में क्या देखिए, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ठीक है, ये दूसरी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अब इनको कॉमन मास से यानी कॉमन लोड से हमने अटैच कर दिया। अब इसमें होगा क्या, अब देखिए इसका K अलग है ना, तो इसके पास कुछ फोर्स होगी, इसका K अलग है तो इसके पास भी फोर्स होगी। बट जब ये ऐसे लोड लगेगा नीचे की तरफ mg, तो क्या इन दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या वो अलग अलग होगी, नहीं होगी, है ना, क्योंकि सिस्टम क्या है एक ही मास से अटैच है और दोनों पैरेलल है। अगर ये स्ट्रेच होगा तो ये दोनों क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो पहले वाले पे फोर्स कितनी होगी, F इक्वल्स टू माइनस K1 y, राइट, और F2 इक्वल्स टू माइनस K2 y, राइट। अब यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो दोनों को मिला के, दोनों मिलेंगे तभी जाके ऊपर ये इसको क्या कर पाएगा, रिस्टोर कर पाएगा, है ना। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, राइट। F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस K1y प्लस माइनस K2y। यहाँ पे देखिए y कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया K1 माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर चला गया, प्लस K2y, ये आ रहा फोर्स के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस KY, जहाँ पे K कितना हो जाएगा, K इक्वल्स टू K1 प्लस K2, राइट, है ना। हमने K1 प्लस K2 को नेट K मान लिया कि इसका जो टोटल स्प्रिंग फैक्टर है वो हो गया K1 प्लस K2। अब ये देखिए F इक्वल्स टू माइनस KY है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, और F अगर Y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इट मींस ये एक्सिस शो करता है, तो इट विल स्टार्ट्स अगेन एग्जीक्यूटिंग SHM, है ना, SHM करेगा, और अगर SHM करेगा तो टाइम पीरियड होगा अंडर रूट m बाय k, और k की वैल्यू कितनी है K1 प्लस K2, राइट। अब अगर टाइम पीरियड होगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 बाय, क्लियर। तो ये होगा अपने पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगा, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे करते हैं। अब इस पे लेते हैं हम एक केस,
ठीक है। केस क्या अपने पास कि जो बोथ स्प्रिंग्स है, दोनों स्प्रिंग्स हैं, अगर वो सेम मटेरियल की हो, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि जो K1 है वो K2 के बराबर है, और मान लेते हैं वो K के बराबर है ना। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में K1 प्लस K2 दैट इज K प्लस K। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2K। तो ये हो जाएगा अपना केस। चलो नोट कर लो इसको आप लोग, एक बार यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। अब इसमें एक और केस लेते हैं। ये तो था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज में हो तो, सीरीज में मतलब सेकंड ले लेते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये ऐसे है, ये है पहली स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग फैक्टर हो गया K1, दूसरी स्प्रिंग जोड़ देते हैं, इसका स्प्रिंग फैक्टर हो गया K2, और नीचे जोड़ देते हैं एक लोड, तो मास M। अब होगा क्या इसमें, सबसे पहली बात इसके अंदर क्या चीज चेंज हो रही है, देखिए पहले के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा या रिस्टोरिंग फोर्स वेरी करेगी। अब इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रेच हो रहा है ऐसे, है ना, अनइवन स्ट्रेच होगा क्योंकि ये अलग मटेरियल से बना है, ये अलग मटेरियल से, इसकी इलास्टिसिटी अलग है, इसकी इलास्टिसिटी अलग होगी। तो मान लेते हैं अगर ये स्ट्रेच कर रहा है y1 और ये स्ट्रेच कर रहा है y2, बट दोनों को रिस्टोर, दोनों तो एक ही कॉम्बिनेशन है, सिस्टम बना रखा है दोनों में से, बट फोर्स जो लगेगी वो कैसे लगेगी, सेम, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगी इनमें, सेम। अब रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगी तो F इक्वल टू कितना होगा, माइनस K1 y1। यहां से अगर y1 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस F अपॉन में K1। सेम उसके लिए निकालेंगे तो F इक्वल टू माइनस K2 y2, तो y2 इक्वल टू माइनस F अपॉन में। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल, तो नेट एक्सटेंशन कितना है यार, पहले उसको देखते हैं। तो नेट एक्सटेंशन मान लेते हैं y है, वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2, राइट। तो y1 है माइनस F अपॉन में K1 प्लस माइनस F अपॉन में K2, यहां से कॉमन ले लेते हैं माइनस F, तो वैल्यू बच गई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, K1 K2 आ गया, तो y इक्वल टू माइनस F, यहाँ आ गया K1 K2, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया K2 प्लस K1। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, और ये आ गया y, राइट। तो यहां से कितना आ गया, माइनस, ये आ गया। अब यहां से ध्यान से देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस KY, ऐसे लिखने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो K है ये बराबर है K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, जिसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन जो K है ये हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, राइट। देखिए पैरेलल में हमारा था सिंपली ऐड हो रहा था स्प्रिंग फैक्टर, लेकिन सीरीज में कैसे हो रहा है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल। अभी देखिए ये इक्वेशन बनानी होती है हमें, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फिर हमें एसएचएम प्रूफ करना होता है। इसकी हेल्प से हमारा ये पता चल जाता है कि ये एसएचएम कर रहा है, अगर एसएचएम होगा तभी तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला पुट कर पाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये एसएचएम शो कर रहा है तो इट विल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड होगा अंडर रूट m बाई k। अब k की वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू क्या है, K1 K2 ऊपर आ गया K1 प्लस
K2, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। एक बार इसको नोट कर लो आप लोग, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो चलिए फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t, तो ये हो गया 1/2 पाई अंडर रूट K1 K2 अपॉन में m K1 प्लस K2। क्लियर। अब इसमें भी वैसे एक केस ले लेते हैं जैसे उसमें लिया था, सेम स्पेशल केस। केस क्या है कि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, 1 K1 प्लस K2 अपॉन में K1। सबकी जगह क्या पुट करना है, दोनों K1 K2 जगह K पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट m K प्लस K और अपॉन में K इंटू K, तो ये वैल्यू आ रही है, ये आ गई 2K, नीचे आ गया K स्क्वायर, K से K कट गया तो वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की 2 पाई अंडर रूट 2m अपॉन में K। चलो नोट कर लो इसको, क्लियर। चलो अब एक और केस करते हैं। अब ये तो ना ही सीरीज है और ना ही पैरेलल वाला केस है, ये देखिए ये केस क्या है, केस 3। ये मान लेते हैं फर्स्ट स्प्रिंग है, K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, इस पे यहां मास लगा दिया m और दूसरी स्प्रिंग लगा दी यहां K2 स्प्रिंग कांस्टेंट और यहां भी लगा दिया एक रिजिड सपोर्ट। क्लियर। अब क्या होगा, ये वाली इस लोड की वजह से ये क्या करेगी, कंप्रेस्ड, और ये करेगी स्ट्रेच्ड। अब ये अगर y डिस्प्लेसमेंट कर रही है, कंप्रेस हो रही है, तो ये y क्या करेगी, एक्सपेंड, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया यहाँ सेम, बट यहाँ क्या चेंज हो गई है, स्प्रिंग फोर्स। देखिए इसके लिए स्प्रिंग फोर्स अलग रहेगी, इसके लिए अलग रहेगी। ये y डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे कंप्रेस हो रहा है तो ये y डिस्प्लेसमेंट ही ऊपर से क्या होगा, स्ट्रेच करेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे हम। तो F1 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस K1 y, और F2 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस K2 y। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, वही नेट रिस्टोरिंग फोर्स। अब नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इन दोनों को मिला के बनेगी, क्योंकि ये दोनों ये इसको स्ट्रेच करने में हेल्प करेगी और इसकी फोर्स इसको, है ना, रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। इसकी फोर्स इसको रिस्टोर करने में हेल्प करेगी और यहाँ वाली फोर्स इसको रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आ गई, F1 प्लस F2। अब F1 कितनी है, माइनस K1 y, और ये हो गया माइनस K2 y। अब कॉमन ले लेते हैं माइनस, राइट, तो ये आ गया K1 प्लस K2 इंटू वाई। तो यहां से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस KY, इक्वेशन फर्स्ट, जहां पे K क्या हो गया, K1 प्लस K2। तो इसमें भी नेट K आ गया K1 प्लस K2 के बराबर। अब फिर से इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और अगर y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मींस इट विल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग SHM। अगर ये SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। बस k की वैल्यू पुट कर देते हैं, k की वैल्यू है K1 प्लस K2। टाइम पीरियड होगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो 1/t, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट, ऊपर आ गया K1 प्लस K2, नीचे आ गया m। सेम इसमें भी केस ले लेते हैं। केस क्या होगा कि K1 और K2 इक्वल है ना, दोनों सेम मटेरियल से बने।
सेम मटेरियल बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2k, तो टाइम पीरियड सिंपली हो गया 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k। चलो इसको नोट कर लो आप लोग एक बार, हो गया। तो यहाँ पे हम हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस खत्म कर दिए, यहाँ जितने भी केसेस थे हमारे पास ये सारे कवर हो गए। अब हम इन पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 Newton per meter is mounted on a horizontal table as shown in figure. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring, pulled sideways to a distance of 2.0 centimeter and released. What is the speed of the mass when the spring is compressed by 1 centimeter? Next, potential energy of the mass when it momentarily comes to rest, the total energy of the oscillating mass. तो ये एक डायग्राम अपने को दे रखा है, स्प्रिंग है, इस पे मास m लगाया है, इस पे फोर्स लगाई है इधर F। लगाने के बाद ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितना 2 सेंटीमीटर का, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या गिवन है अपने को, तो ये दे दिया है एम्पलीट्यूड, तो 2 सेंटीमीटर जिसको हम लिख सकते हैं 0.02। और इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो दे रखा है, k की वैल्यू दे दी है अपने पास 1200 न्यूटन पर, और वही मास अपने को गिवन है 3 kg मास ये अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि स्पीड निकालनी है। फर्स्ट पार्ट स्पीड निकालनी है जब इसको कंप्रेस किया गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो अपने को मिल गया 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे y 1 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर। तो निकालना है स्पीड। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने एसएचएम में इसको ड्राइव भी किया था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो आपको एसएचएम वाला जो लेक्चर है वो लिंक पे मिल जाएगा, वहां आप जाके इसको एक बार कर सकते हैं स्टडी, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब आता ओमेगा, दे नहीं रखा, उसी एसएचएम वाली इक्वेशन में ओमेगा का एक रिलेशन बनाया था कि ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाय एम, राइट। के अपने पास है, एम अपने पास है, ठीक है, ए अपने पास है, वाई अपने पास है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होके बन गया अंडर रूट के बाय एम इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए के की वैल्यू कितनी है 1200, एम की कितनी है 3, ठीक है, ये कितना है 0.02 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर। देखिए ये तो हो गया 400 और 400 का रूट होता है 20, राइट। तो v इक्वल टू आ गया 20। अब इसको सॉल्व करेंगे 100, तो इसका भी स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे 100, इसका भी स्क्वायर, इजी कर देते हैं इसको, है ना। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 नीचे आ गया, स्क्वायर करने के बाद ये इसको बाहर निकालेंगे तो 10,000 से कितना आएगा 100 आएगा, तो 20 अपॉन में 100 और ये बच गया √3, ये इससे गया, और √3 की वैल्यू होती है 1.71 और डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है, 3 एक डिजिट है, एक ये लगेगा, तो 0.342 इतनी मीटर पर सेकंड इसके पास क्या होगी वेलोसिटी, ठीक है, पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास, ठीक है, ऑफ द मास व्हेन इट मोमेंटरीली कम्स टू रेस्ट, हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बी पार्ट सॉरी का फॉर्मूला होता है अपने पास बेसिकली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर, है ना। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर, ये है मैक्सिमम, है ना। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा कांसेप्ट है, ये मैक्सिमम वाला कांसेप्ट है, और मैक्सिमम में y इक्वल टू क्या बन जाता है अपना a, है ना। मैक्सिमम केस में क्या होता है y और a बराबर होता है, तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और रेस्ट का मतलब क्या है, इसको या तो ऐसे स्ट्रेच किया होगा या ऐसे पूरा कंप्रेस किया होगा, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, m अपने पास है, ओमेगा हम कैसे पुट करेंगे, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k बाय m,
यहां से, और y की वैल्यू होगी a, तो इसको पुट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया 1/2, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और y इक्वल्स टू a बन गया था अपने पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है k/m, राइट, है ना। और a का स्क्वायर, a कितना है अपने पास 0.02, चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2 m k/m 0.02 का स्क्वायर, m से m कैंसिल, चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1/2, ये आ गया 1200, ये आ गया 4/1000, ठीक है। ये इससे गया 2 पर, 1 2 1 2, ये आ गया 24 24 1 2, तो ये आ गया 0.24 जूल, पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0.24 जूल। सी पार्ट करा था टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, बेसिकली टोटल एनर्जी निकलती है, टोटल निकालना है, टोटल एनर्जी जो होता है वो सम होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना। क्या बोला, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग मास, और ये साथ साथ रेस्ट पे भी आ गया है। अब अगर रेस्ट पर है तो इट मींस क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल के बराबर, और उसकी वैल्यू कितनी थी 0.24 जूल, तो ये आ गया टोटल एनर्जी। चलो कर लो नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉली ऑफ मास 3 kg is connected to 2 identical springs, each of force constant 600 Newton per meter as shown in figure. If the trolley is displaced from its equilibrium position by 5 cm and released, what is the period of ensuing oscillation, the maximum speed of the trolley, how much is the total energy dissipated as heat by the time the trolley comes to rest due to dumping forces. देखिए लास्ट पार्ट तो वैसे ही है जैसा पहला है, करेक्ट। ट्रॉली है जिसमें मास है m, ये दे रखा, दोनों तरफ स्प्रिंग लगा रखी है, दो आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल स्प्रिंग से, दोनों का कांस्टेंट भी सेम दे रखा है 600, तो k अपने को मिल गया सबसे पहले, तो k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू 600, ठीक है। अब ये इधर देखो, इधर स्ट्रेच, अगर ये वाला कंप्रेस करेगी जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ये स्ट्रेच करेगी, या ये स्ट्रेच कंप्रेस करेगी तो वो स्ट्रेच करेगी सेम अमाउंट में, ऐसा केस हम कर चुके हैं पीछे, है ना। और ये कितना अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है, ये कर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए मिल गया अपने को। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब ए पार्ट है टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन में k1 प्लस k2, इस वाले केस के लिए ये था। अब k1 प्लस k2 कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू मान लेते हैं यहाँ k, तो ये तो डायरेक्ट निकल गया k, ये है 600, ये 600, तो ये हो गया 1200 न्यूटन पर मीटर। मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है अपने को, तो 3 kg, ये तो बहुत इजी हो गया, सब कुछ तो दे रखा है। तो यहाँ करते हैं टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14 अंडर रूट। अब m कितना दे रखा है हमें 3, ठीक है, ये दे रखा है 1200, ये आ गया 400, 400 को बाहर निकालेंगे तो 20, राइट, है ना, 400 को बाहर कर दिया मैंने, आ गया तो 20। अब 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.314 सेकेंड। चलो टाइम पीरियड तो निकल गया। अब कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रॉली, ट्रॉली की क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला अभी बताया था हमने पीछे, क्या था, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस, अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम। अब स्पीड अगर मैक्सिमम चाहिए तो देखो स्पीड मैक्सिमम के लिए कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा, अब स्पीड जो है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है, ए पे और वाई पे, और मैक्सिमम तब आएगा जब अगर हम इसको हटा दें, हटाने का मतलब क्या, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा, वाई 0 हो जाता है, वाई 0 होगा तो वी मैक्स कितना हो गया, ओमेगा ए स्क्वायर से बाहर आ गया ए, तो ओमेगा ए। अब ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास, अंडर रूट के बाय एम इंटू ए, बस खत्म। के कितना है 1200, एम 3, ए कितना है
5 सेंटीमीटर तो 0.05, ये आ गया 400 का रूट आ गया 20 इंटू ये आ गया 5/100, एक इससे गया 10, तो ये आ गया सिंपल सा 1 मीटर, है ना। तो ये आ गया 1 मीटर, मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी इसके पास मैक्सिमम। अब दूसरा कह रहा है कि हाउ मच इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट बाय द टाइम द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट। अब ट्रॉली रेस्ट पे आ गई है, तो सी पार्ट, अब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, राइट। अब पोटेंशियल होता है 1/2, अभी हमने वहां पे करा था m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, राइट, क्योंकि रेस्ट पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0। अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम, 1/2 m है 3, ओमेगा हो गया k/m, और a दे रखा है अपने पास 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, इसको m ही रख देते हैं, ये है m, तो m से m तक कैंसिल, वैल्यू पुट करते हैं 1200, ये आ गया 25 अपॉन में ये 2 0 इससे कट गए, ये आ गया 6, ये आ गया 150, इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो वैल्यू आ गई 1.5 जूल, तो टोटल एनर्जी आ गई 1.5 जूल। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Infinite springs with force constant K, 2K, 4K and 8K and dot 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 respectively are connected in series. What will be the effective force constant of the spring when K equals to 10 Newton per meter? अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे ना, बहुत सारे स्प्रिंग है, मतलब K1 अपने को दे दिया है K, K2 है 2K और K3 है 4K, ऐसी K4 है 8K, और ये ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, उन सबको जोड़ दिया है सीरीज में। सीरीज में जोड़ने के बाद जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट निकालना है हमें, जबकि K की वैल्यू अपने को गिवन है 10, है ना, ये अपने को K की वैल्यू दे दी है। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, अभी हमने पीछे जब स्टडी करी थी इसको देखा था, सीरीज में जो इफेक्टिव K होता है, K इफेक्टिव वो इक्वल टू होता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4, और ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो हमें K इफेक्टिव निकालना है। अब इसकी वैल्यू है 1/K, इसकी वैल्यू 1/2K, इसकी वैल्यू 1/4K, इसकी वैल्यू 1/8K। अब इसमें से ना K बाहर ले लेते हैं पहले, तो सबसे अच्छा है ना, K बाहर लेते हैं तो वैल्यू आ रही है, तो 1/ जो K इफेक्टिव है वो आ रही है 1/K, 1/2, 1/4 और 1/8, और ये चल रही है। अब ये देखिए एक सीरीज बन रही है। अब सीरीज का पता कैसे लगाते हैं कि AP बन रही है GP, माइनस करेंगे तो सेम आएगा, तो AP, अब देखो 1/2 में समझाएगा माइनस, तो ठीक है उससे पता चलता है AP, लेकिन ये क्या है रेशियो में बन रहा था, ये बन रही है GP, ठीक है, ये क्या बना रही है GP। अब GP में भी क्या चल रहा है सम, तो सम ऑफ GP का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है A/1 - R, और R क्या होता है कॉमन रेशियो, जो कि कैसे निकालते हैं हम A2/A1, है ना, कॉमन रेशियो होता है, और A2 है अपने पास 1/2, A1 है 1, तो यहां से आ गया अपने पास R आ गया 1/2। अब इसको यहाँ पुट करेंगे सम में, है ना, तो ये आ गया A आ गया 1 - 1/2, तो 2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा 1, ये आ गया 2, तो 2 - 1, तो नीचे ये तो बच गया 1, ये 2 चला गया ऊपर, है ना, तो सम कितना आ गया अपने पास 2, इट मींस इस पूरी सीरीज का सम आ गया 2, तो इसको पुट करते हैं हम, तो 1/K इफेक्टिव इक्वल टू हो गया 1/K बचा था और इसका सम आ गया 2, राइट। चलिए तो 2K की वैल्यू दे रखी है 10,
10 है ना, k की वैल्यू इधर रखिए 10, तो ये आ गया 1/5 और इधर बचा 1/k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन पर, तो हमें ये k इफेक्टिव निकालना था। क्लियर, चलिए हो गया, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास m suspended by an ideal spring is 2 seconds if an additional mass of 2 kg be suspended, the time period is increased by 1 second, find value of m। क्या कह रहा है कि एक आइडियल स्प्रिंग है, उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो है 2 सेकंड अगर उस पे मास लगाते हैं m। तो फर्स्ट केस देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दो केस दे दिए एक तरह से हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, टाइम पीरियड देखिए ये होता है ना 2π√m/k। ये कितना है टाइम 2 सेकंड है, ठीक है, और m एज इट इज m है और ये k है, तो इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब लेते हैं हम सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इफ एन एडिशनल मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड, यानी इट मींस इसमें 2 kg मास और ऐड कर रहे हैं, है ना। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, इसमें 2 kg मास और ऐड कर रहे हैं, तो चलिए इसमें कर दिया मैंने 2 kg मास ऐड, तो ये हो गया m+2, नीचे तो हो गया k, स्प्रिंग तो सेम है, तो टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकंड इंक्रीज कर गया है, इट मीन 2 + 1 3। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है m की। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है काफी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो, 2/3 इसकी वैल्यू है 2π√m/k, नीचे आ रहा है 2π√m प्लस कितना है 2/k। अब देखिए ये कट जाएगा और रूट के कट गया, है ना, ये नीचे आ गया ये, तो 2/3 ऊपर बचा है √m और नीचे बच गया m+2, ये रूट हटेगा इस पे स्क्वायर जाएगा, तो ये आ गया 4/9, ये बच गया m/m+2। सॉल्व करेंगे 9m 4m + 8, इधर आएगा 5m, है ना, तो 5m = 8, तो m = कितना आ गया 8/5, डिवाइड करेंगे तो 1.6 kg, तो ये हो जाएगा मास की वैल्यू। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, a spring of force constant k is cut into lengths of ratio 1:2:3, they are connected in series and the new force constant is k dash, then they are connected in parallel, the force constant is k double dash, then k dash ratio k double dash is। क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग है, तो मान लेते हैं एक स्प्रिंग है ना, इसका जो ये है k है, इसको कट कैसे किया 1:2:3। अगर इस पूरे की लेंथ l मान ले और इस l को हमने कैसे कट किया 1:2:3, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं 3 + 2 2 + 1 इट मीन 6, है ना, और 6 अगर मुझे जैसे L1 निकालना है, L1 रेशियो कितना है 1, तो 1/6, नीचे तो टोटल ऊपर कितना है 1। ऐसे ही अगर L2 निकालना है तो कैसे होगा 2/6 ऑफ L, और L3 निकालना है तो 3/6 ऑफ L, है ना, क्योंकि यहाँ से जो L बन रहा है वो बन रहा है L1 + L2 + L3। अब इसको अगर ऐड करेंगे देखो 1 + 2 3 3 + 3 6 6/6 1 आ गया ना L, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, अब इसी के तो टुकड़े कट करे हैं हमने, अगर इनका हम K1 K2 K3 माने, है ना, यानी अगर ये है L1, ये इतना हो गया L2 और ये बच गया L3, ये अगर K1 है, ये K2 है इसका और ये K3 है, क्लियर। तो इस पे फोर्स जो लगी रिस्टोरिंग फोर्स वो इसके इक्वल होगी और वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि मटेरियल तो यहाँ चेंज ही नहीं हुआ है ना, मटेरियल अगर चेंज नहीं हुआ है तो इट मींस क्या होगा कि जो K1 L1 है और जो K2 L2 है वो इक्वल होंगे, और साथ साथ ये K3 L3 के इक्वल होगा, और ये किसके बराबर होगा KL। अब यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, देखिए कैसे K1 = KL/L1, राइट, K एज इट इज रख देते हैं, L एज इट इज, L1 की वैल्यू कितनी है L/6, तो बेसिकली आ गया
6k, तो k1 आ गया 6k। ऐसे निकाल लेंगे k2 kl बाय l2। l2 है अपने पास 2l बाय 6, राइट, इट मीन 3k, तो k2 आ गया 3k डिवाइड करके, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे अब k3। k3 कैसे निकालेंगे, सेम kl बाय l3, k एज इट इज, l l3 की वैल्यू है 3/6, तो 3l6, 3 से गया ये 2k, तो k1 k2 और k3 आ गया अपने पास। ये क्यों निकाला, क्योंकि पहले हमें सीरीज में कनेक्ट करना है ना, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि पहले सीरीज में कनेक्ट किया, तो अब पहले निकाल लेते हैं इन सीरीज। सीरीज में क्या है कि 1/k डैश, इफेक्टिव जो बोल रहा है वो k डैश इक्वल टू क्या होता है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो k1 की वैल्यू आई है अपने पास 6k, k2 आया है अपने पास 3k और ये आया है 2k, राइट। तो एलसीएम क्या आएगा, k तो बाहर आ गया, 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 6k, तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट। तो ये कितना आ गया 6/6, तो 1/k डैश इक्वल टू आ गया 6/6k, तो दैट इज k डैश इक्वल टू आ गया, ये से कट गया इक्वल टू k, से बना लेते हैं इक्वेशन। अब बोल रहा है पैरेलल में, इन पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होगा कि जो k डबल डैश है वो होता है बेसिकली k1 प्लस k2 प्लस k3। अब k1 है अपने पास 6k, ये है 2k, सॉरी ये है 3 और ये है 2k, है ना। देखिए ये है 3 और वो है 2k, तो 5 और 6 आ गया 11k, k डबल डैश आ गया 11k, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन में रेशियो किस का बोला पहले वो देखते हैं, k डैश बाय k डबल डैश। तो ऊपर बोला है k डैश, नीचे k डबल डैश, k डैश है k डबल डैश है 11k, k से k खत्म, तो रेशियो आ गया 1/11। अब ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ ठीक है, तो देखिए 1/11 ऑप्शन बी, चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kg is. सेम क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि एक स्प्रिंग है, उसका एक एंड को अटैच कर दिया और एक एंड को मास से ऐसे अटैच कर दिया और एक एंड को फ्री रखा है ना, इस टाइप से है। तो कह रहा है कि जब मास m उसमें अटैच किया जाता है तो वो ऑसिलेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड है 3 सेकंड। तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट हो गया 2π√m/k, राइट। तो टाइम पीरियड कितना है इसका t, नहीं 3 सेकंड, ये तो हो गया 2π√m/k, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड केस क्या है, ये है फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या है अपने पास कि अगर मास को इंक्रीज कर देते हैं 1 kg तो टाइम पीरियड हो जाएगा 5। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π मास कितना हो गया m प्लस 1 अपॉन में k, तो ये आ गया 5 सेकेंड, 2π√m प्लस 1/k, क्वेश्चन 2। अब कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड कर दो, है ना। तो ऊपर रख देते हैं 3, नीचे आ गया 5, 2π√m/k, इधर आ गया 2π√m प्लस 1/k। अब ये से कैंसिल, रूट के, तो यहाँ आ गया अपने पास वैल्यू 3/5 अंडर रूट में आ गया इधर m और नीचे है m प्लस 1, इसका रूट इधर लेके जाओ
तो 3/5 स्क्वायर m अपॉन में, तो ये आ गया 9/25 m अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25m 9m प्लस 9 माइनस करेंगे तो आएगा 16m टू 9, तो m की वैल्यू आ गई 9/16 kg। ऑप्शन मैच करते हैं इसमें से, 9/16 है, ये रहा ऑप्शन डी यहाँ पे अपना आंसर होगा। क्लियर, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज t if the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be, ओके क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है, उस पर मास लगा दिया m है ना, उसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया है, और तो टाइम पीरियड शो कर रहा है t। तो केस फर्स्ट, केस वन, t टाइम पीरियड शो कर रहा है जब मास कितना है m और स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो इसे अब सेकंड केस क्या बोला है कि स्प्रिंग को कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, है ना, क्या बोल रहा है, तो स्प्रिंग है इज कट इनटू 4 इक्वल, तो यहां से क्या होगा, जो L1 है, L2 है, L3 है और L4 है, वो कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ, है ना। तो L1 अपने पास बेसिकली आ गया है L/4। अब इसके एक पार्ट पे सेम मास लगा दिया है, तो न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, सेम जैसा भी हमने पीछे किया था कॉन्सेप्ट, कि ये एक पार्ट का जो स्ट्रेच होगा वो इक्वल्स टू होगा टोटल स्प्रिंग के स्ट्रेच के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग तो बदली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो K1 निकालते हैं हम, K1 इंटू L1, L1 कितना है, है ना, L/4 इक्वल्स टू KL, ये इससे कट गया, तो K1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4K, राइट। K1 इक्वल्स टू आ गया 4K, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम मान लेते हैं इसका T डैश, हो जाएगा 2 पाई, मास बदला नहीं है, सेम है, ये हो जाएगा K डैश, K डैश की वैल्यू पुट करते हैं, T डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में 4K, इक्वेशन 2। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, क्योंकि हमें निकालना है T डैश बाय T, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में 2K, नीचे आ रहा है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में K, 2 पाई से 2 पाई, रूट m से रूट m, तो वैल्यू सॉरी कितना था, 4K। तो ये K तो ऊपर चला गया, नीचे है ना, और नीचे बचा है 4K, K से K भी गया, तो ये कितना आ गया, ये T डैश था, यहाँ T इधर चला गया और नीचे बचेगा रूट, निकालेंगे 4 का तो 2। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन देखिए ये रहा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलो नोट कर लो इसको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा स्प्रिंग को है कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।